नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब उपचुनाव की तारीखें बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन है। आपको बताते चलें कि तमाम प्रत्याशी काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें और फिलहाल कांग्रेस मैदान में अभी नहीं है। लेकिन अगर तीनों पार्टी की बात करते हैं तो प्रत्याशी में काफी जोश है और ऐसे में तमाम रणनीति जो है वो यहाँ पर अप्लाई की जा रही है, क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की कोशिश यही है कि जीत जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा सके और कहीं न कहीं अपनी पार्टी को और मजबूती यहाँ पर दी जा सके। लेकिन ख़ास बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से कहीं न कहीं आने वाले समय में जो सीटों को लेकर मंथन देखने को मिला था, जो रूपरेखा बनाई गई थी, उसके अनुरूप परिणाम आएँगे या उसके अनुरूप जो परिणाम है वो नहीं आएँगे, ये फ़िलहाल वक़्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम सामने आते हैं, उसके बाद अब कौन-सा फ़ॉर्मूला बीजेपी अप्लाई करती हुई इन चुनावों में नज़दीक आएगी, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आज के बाद से यानी कि कल से प्रचार-प्रसार और जनसभाएँ जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि अगले महीने चुनाव है और उसके नतीजे भी अगले महीने सामने आ जाएँगे कुछ ही दिन बाद। लेकिन ख़ास बात ये है कि अभी तो आज नामांकन हो जाएगा और उसके बाद प्रचार-प्रसार की जो तारीख है, वो अब शुरू होने जा रही है, धीमे-धीमे नज़दीक आएँगी और ऐसे में कई अलग-अलग क्षेत्रों में जो विधानसभा है वहाँ पर प्रत्याशी के लिए प्रचार-प्रसार होगा, स्टार प्रचारक पहुँचेंगे, किस तरीके से रोड मैप बनेगा, क्या फ़ॉर्मूले अभी कुछ दिनों में अप्लाई होंगे जिससे कहीं न कहीं जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस मामले पर हम उनसे अपडेट लेंगे। इस तरीके से अब आज नामांकन की आखिरी तारीख है, आज नामांकन हो जाएगा, प्रचार-प्रसार की शुरुआत अब होने जा रही है। क्या फ़ॉर्मूले बीजेपी अप्लाई कर सकती है? समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ हो सकता है, इन दिनों में जो अभी चुनाव से पहले के बचे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ इस हुँ, उपचुनाव का यूपी उपचुनाव का आने जा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया हुँ, और बीजेपी की ओर से इस बार नामांकन में पूरी ताकत झोंकी गई है। हुँ, हमने देखा था कि जैसे ही उपचुनाव की ये तैयारियां शुरू हुई थी बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से एक महाबैठक का हुँ, आयोजन किया गया था। उसमें जो मंत्री थे यूपी सरकार के, उनको प्रभारी बनाया गया था। सभी मंत्रियों को 2-2 सीटों की हुँ, ज़िम्मेदारी दी गई थी और हम देख रहे हैं कि नामांकन में भी कुछ इसी तरह का बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मंत्री बाकायदा जा रहे हैं नामांकन करवाने, तो एक बड़ा संदेश पार्टी की ओर से दिया जा रहा है कि जो पार्टी है अपने उम्मीदवारों के साथ पूरे दमखम के साथ खड़ी है और इस बार जो ब्लंडर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था वो इस बार शायद रिपीट ना करना चाहे। हुँ, वहीं अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, या इंडिया गठबंधन तो है नहीं, अब सपा ये सिर्फ जो है हुँ, सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हमने देखा था कि किस तरह से पहले कांग्रेस की ओर से 5 सीटों की मांग की जाती है, उसके बाद सपा जो है सिर्फ 2 सीटें देने पर राजी होती है और अंत में हम देखते हैं कि अखिलेश यादव अचानक से ये ऐलान कर देते हैं कि जो है सपा के चुनाव चिन्ह पर ही जो है 9 उपचुनाव में 9 9 सीटों पर जो है उपचुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी को मौका मिल गया इन निशाना साधने पर कि कहीं देखिए यूपी में जो है कांग्रेस के हाथ खाली रह गए, हुँ, तो इस मौके को बीजेपी पूरी तरह से भुना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं पूरी तरह से अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत उतारे हैं। उसमें पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और दलित जो है उम्मीदवार उतारे हैं, मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो देखिए हुँ। पूरी तरह से पीडीए के फॉर्मूले पर एक बार अखिलेश यादव ने फिर से दाव चला है। क्या वो सफल होता है, हुँ। ये देखने वाली बात रहने वाली है। बिल्कुल, कहीं न कहीं पीडीए का जो फ़ॉर्मूला है वो अब सफल होगा नहीं होगा ये ज़रूर वक़्त बताएगा। लेकिन प्रत्याशियों का जब चयन किया गया था तो कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ देखने को मिली थी कि कुछ मुस्लिम चेहरों को भी मौका दिया गया है, कुछ अपने घरवालों को भी मौका दिया गया है। वो रणनीति सफल होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि लोकसभा परिणाम जिस तरीके से इनके पक्ष में आए थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे, तो ये परिणाम भी पक्ष में रह सकते हैं। देखिए, आप कैंडिडेट्स पर हुँ, अगर नज़र डालेंगे तो 4 मुस्लिम हुँ, कैंडिडेट्स सपा की ओर से उतारे गए हैं, 3 पिछड़ा वर्ग से हुँ, हैं और 2 दलित कैंडिडेट्स सपा की ओर से उतारे गए हैं, जिसमें यादव परिवार की भी कहीं न कहीं भूमिका है। तो अपना जो फ़ॉर्मूला है अखिलेश यादव उससे भटके नहीं हैं। इसी हुँ, फ़ॉर्मूले ने, अगर आपको याद होगा कि लोकसभा में किस तरह से हुँ, 37 सीटें ऐतिहासिक जीत जो है जी। सपा को या इंडिया गठबंधन को जिताई दिलाई है। तो अखिलेश यादव और हाल ही के दिनों में जो राजनीति हुई है, जो बयानबाजी हुई है, किस तरह से अखिलेश यादव का ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ने की तरीका वो है कोशिश है कि हुँ, किस तरह से बीजेपी सरकार की ओर से विशेष धर्म को या विशेष जाति को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये नैरेटिव इस उपचुनाव को लेकर ही गढ़ा जा रहा था कि पीडीए के तहत ही हुँ, अखिलेश यादव उतरने वाले हैं और ये मुझे लगता है कि ये जो आगे 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसकी झलक है और अखिलेश यादव वहां भी अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत उतरेंगे। हाँ, ये कंसिडर करने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला बहुत अच्छे से हुँ, फायदा दे गया था
और लेकिन क्या यही फॉर्मूला जो है उपचुनाव में भी इनको फायदा देगा, ये सोचने वाली बात हो, क्योंकि देखिए डिफरेंस है बहुत बड़ा। लोकसभा चुनाव में आप जो इंडिया गठबंधन था वो ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो गया कि अगर बीजेपी जो है वो बहुमत में आ जाती है या 400 पार कर जाती है तो एक संविधान बदल दिया जाएगा और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी जो है वो छीन लिया जाएगा। तो एक दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इंडिया गठबंधन अपनी ओर ले आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बीजेपी की ओर से भी जो है लगातार कोशिशें की जा रही हैं, वो दलित वर्ग या जो पिछड़ा वर्ग है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने की पूरी उनकी तैयारी है। हमने देखा है जिस तरह से हरियाणा पहला राज्य बना जिसने ये ऐलान किया कि आरक्षण में जो दलित आरक्षण है उसमें वर्गीकरण को ने अलाउ किया, तो हरियाणा ये पहला राज्य बन जाता है। तो ये प्रचार प्रसार में भी ये जो बीजेपी की ओर से काम किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं, इनका जो है प्रचार प्रसार में हमें देखने को मिलेगा कि पूरा जो है ब्रांडाइज करेंगे, वो पूरा दिखाएंगे कि देखिए हमने काम किया है, आप इस बार ये वोट बैंक अपनी ओर नहीं लेके जा सकते। खास बात ये भी है कि प्रचार प्रसार का भी काफी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, स्टार प्रचारकों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का प्रयास होता है। इस उपचुनाव में इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे एक्शन मोड में है और बीजेपी वो ही फॉलो करेगी। देखिए आमतौर पर उपचुनाव में एक ट्रेंड रहता है कि जिस पार्टी की सरकार हो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वहीं से जीतते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमने देखा मोमेंटम जो है समाजवादी पार्टी की के पास है, वो लोकसभा का मोमेंटम है और स्टार प्रचारक हम जानते हैं कि सब बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो सारे इस उपचुनाव में उतरने वाले हैं, क्योंकि ये हम इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि विधानसभा चुनाव का है। तो दोनों ही पक्षों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो मैक्सिमम सीट्स अपने खाते में लेके आए, क्योंकि जो आगे जो बड़ा चुनाव आने वाला है जिसमें आप 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां पर ये आपके बैक ऑफ द माइंड या एक मोरल बूस्टिंग रहे, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि मोरल काफी डाउन था जब लोकसभा चुनाव इस तरह से जो कम सीटें आती हैं और वहीं समाजवादी पार्टी का मोरल हाई था। तो कहीं ये मोमेंटम किस ओर शिफ्ट होगा ये उपचुनाव बताएगा। इसमें मैं कांग्रेस का भी जिक्र करना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस पहले जो है पूरी तैयारी थी कि कांग्रेस ये उपचुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मेन जो दल हैं यूपी में वो सपा और ये कांग्रेस ही है, और कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी थी कि 5 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। प्रभारियों का ऐलान हुआ और जो है सभाएं होने लगी। लेकिन एंड मोमेंट पर कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अखिलेश यादव से जो है अखिलेश यादव की बातचीत राहुल गांधी से हो जाती है और वो उन्हें मना लेते हैं। हमने देखा था कि हरियाणा में जब चुनाव की बारी थी तो अखिलेश यादव हट गए थे पीछे, उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे और एक ट्वीट करके एक संदेश देने की कोशिश की थी कि हमने बड़ा दिल दिखाया, तो अगर आपकी बारी होगी, बिल्कुल वो कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि प्रत्याशी ना उतारने की वजह ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, यहाँ कांग्रेस शायद अपना फोकस करना चाहे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो आलाकमान है, कांग्रेस आलाकमान, वो जो है ज्यादा फोकस उपचुनाव की ये 10 सीटों या 9 सीटों की बजाय बड़े जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, जहां जो है कांग्रेस साख की बात है, जब हरियाणा का चुनाव हार गए आप और एक साख की बात आ जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी फुल फोकस उपचुनाव के बजाय ये जो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है इस पर रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके के नतीजे जो हमने लगातार देखे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में एक टेंशन हो सकती है, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो परिणाम विपरीत आए थे, अब उपचुनाव की सीट अगर जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए दिक्कत तो होने वाली बात ये होगी ही, क्योंकि उपचुनाव में या इससे पहले जो लोकसभा चुनाव में किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था कि समाजवादी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, क्योंकि हमने 2022 में देखा था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी जो है अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव इस तरह का नतीजा लेकर आता है, अखिलेश यादव एक नए फॉर्मूले के साथ आ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए एक मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा टेंशन है कि ये मोमेंटम इस बार जो है सपा को ना देने दिया जाए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल खेलना है आपको विधानसभा चुनाव में। अगर मोमेंटम सपा के पास रहा या इंडिया गठबंधन के पास रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बड़ा नुकसान। अब देखिए 2 टर्म हो चुकी है योगी सरकार की, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी कहीं ना कहीं, और जो बड़े सारे मुद्दे हैं यूपी के वो समाजवादी पार्टी उठाना चाहेगी। तो यही मोमेंटम जो है एटलीस्ट ये जो सेमीफाइनल है, ये जो 9 से 10 सीटें हैं, ये अगर बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है तो आगे के रन में
और आगे के जो नेतृत्व है, कौन इस चुनाव का नेतृत्व करेगा, ये भी डिसाइड करने में ये फैक्टर, ये जो उपचुनाव है, ये बड़ा अहम रोल निभाने वाले हैं। बिल्कुल कहने के उसका फर्क यहाँ पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब देखिए प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो जाएगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ सीटें काफी खास हो जाती हैं, गाजियाबाद सीट की, करहल और ये मिल्कीपुर सीट पर काफी चर्चा यहाँ पर चली थी। इन सीट पर पकड़ किसकी मानी जा रही है अभी? देखिए इन सीटों पर खासकर आप देखिए मुद्दों की बात करें तो मुद्दे जो है, चाहे वो आप किसानों का मुद्दा ले आइए, चाहे जो हाल ही में हमने देखा किस तरह से दंगे जो है भड़के त्योहारों के टाइम पर, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का असर या ये बीजेपी को एक अपर एज न दे जाए, ये भी सवाल होगा। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से तो अपने उम्मीदवार पूरी गहन चर्चा या पूरा विचार विमर्श के बाद उतारे गए हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो आप अखिलेश यादव, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि किस तरह से योगी और जब अखिलेश यादव के बीच में टकराव होता है तो अखिलेश यादव हमेशा बैकफुट पर नजर आए हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आरोपों का वो जवाब देते नजर आए हैं। वही चीज है कि वो आरोपों का जवाब बीजेपी अखिलेश यादव को या सपा को इस बार अपनी पिच पर खिलवाने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव भी उस ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी वो पीडीए के फॉर्मूले से नहीं हटे हैं और ये उनके टिकट वितरण में भी देखने को मिला है। और इसी जो उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो क्या पीडीए का फॉर्मूला जमीन पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो उसको एज दे गया था, क्या इस बार दे जाएगा, ये तो नतीजा बताएगा। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, कौन किसकी पिच पर खेलेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बाद में बॉलिंग करेगा, जीतेगा कौन, ये वक्त बताएगा। लेकिन जनता के हाथ में सब चीजें हैं। लेकिन कहने के देखिए दोनों पार्टी के प्रत्याशी काफी मेहनत कर रहे हैं, अब आप ही के हाथ में है कि आप किसको विजय बनाते हैं और पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश जारी है। फिलहाल देख लीजिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।